छोटा सा जंगल था जहाँ सोनू चिड़ा अपनी माँ और अपनी पत्नी मीनू चिड़िया के साथ रहा करता था। सोनू चिड़े को किसी भी चीज की कमी नहीं थी, परंतु उसकी अब तक कोई भी संतान न थी। काफी दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर कुछ समय में सोनू चिड़े के घर एक संतान का जन्म होने वाला होता है। सोनू चिड़ा और मीनू चिड़िया बहुत खुश होते हैं। बहुत बहुत बधाई हो सोनू चिड़े, तुम्हारे घर एक बेटी का जन्म हुआ है। माँ देखिए, मैं पिता बन गया और आप दादी बन गई। सोनू चिड़े, हमने तुम्हारी बेटी को तो बचा लिया, परंतु उसकी माँ मीनू चिड़िया को हम नहीं बचा पाए। अरे बुलबुल, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी मीनू चिड़िया मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम ये बच्चा वापस ले जाओ और मेरी मीनू चिड़िया मुझे वापस ला के दो। वही मेरे सुख दुख के साथी है। सोनू चिड़े, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकती हूँ, परंतु अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मीनू चिड़िया मर चुकी है। ये लो तुम्हारी बच्ची। अरे हटाओ इसको मेरी नजरों के सामने से। मेरी कोई बच्ची नहीं है। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, हथियारी कहीं की। कोई बात नहीं बुलबुल, ये अगर इस छोटी सी बच्ची को नहीं ले रहा तो इस बच्ची को मुझे दे दो। बुलबुल उस बच्ची को सोनू चिड़े की माँ को देकर वहाँ से चली जाती है। मीनू चिड़िया के गुजरने की वजह से सोनू चिड़ा अपनी बेटी से बहुत ज्यादा नाराज था। अरे कैसा बाप है तू? ये तेरी बच्ची है, इसे एक बार तो देख ले। नहीं माँ, मैंने कहा ना, ये मेरी बच्ची नहीं है। इसे कहीं जाकर तुम फेंक दो। ये पैदा होते ही मेरी मीनू चिड़िया को खा गई। मैं इसे बिल्कुल नहीं पालूंगा। अरे क्या पागल हो गया है तू? मीनू चिड़िया का दुख हमें भी है, परंतु क्या उसके लिए इस छोटी सी बच्ची को मार डालें? हाँ माँ, मैं तो कहता हूँ इसे मार ही डालो, और अगर नहीं भी मारो तो इसे मेरे सामने कभी मत लाना। मैं इसका मुंह कभी नहीं देखूंगा। ठीक है, तुझे अगर नहीं पालना है तो मत पाल, इसे मैं पालूंगी। ये हमारे घर का खून है। कुछ दिन बीत जाते हैं। दादी अपनी पोती का ख्याल बहुत अच्छे से रख रही होती हैं, परंतु सोनू चिड़ा अपनी बेटी से बहुत नफरत करता है। चल बेटी, तुझे भोजन खिला देती हूँ। तुझे बहुत भूख लगी होगी ना? माँ, इसको भोजन खिलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये नागिन है नागिन, पहले मेरी मीनू चिड़िया को मार डाला। तुम देखना, एक दिन ये हम दोनों को भी मार डालेगी। अरे कैसा बाप है तू? तुझे ऐसी बातें करते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती? गुड़िया, कैसा नसीब है तेरा। पैदा होते ही तेरी माँ गुजर गई और अब तेरा पिता भी तुझसे नफरत करता है। यही बीतते रहते हैं और बीतते दिनों के साथ साथ सोनू चिड़ा गुड़िया से और भी ज्यादा नफरत करने लगता है। उसकी दादी उसका बहुत ख्याल रखती थी। दादी माँ, मेरी सभी दोस्तों के पिताजी उन्हें स्कूल लेने आते हैं, परंतु मेरे पिताजी तो हमेशा मुझ पे गुस्सा करते हैं और मेरा चेहरा भी देखने नहीं चाहते। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तेरा पिता तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, और जो पिता अपनी बेटियों से ज्यादा प्यार करते हैं वो उनकी शक्ल कभी नहीं देखते ताकि उन्हें नजर ना लग जाए। अच्छा दादी माँ, परंतु कल मेरे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। कल आप पिताजी को जरूर स्कूल भेज दिएगा, नहीं तो स्कूल वाले मुझे स्कूल में घुसने नहीं देंगे। ठीक है बेटा, मैं उससे बात करूंगी। वो तेरे स्कूल तेरे पास जरूर आएगा। फिर अगली सुबह गुड़िया स्कूल पहुंच जाती है। चलो गुड़िया, स्कूल में चलो। यहाँ बाहर क्या कर रही हो? नहीं राजू कौवे, मेरे पिताजी अभी नहीं आए हैं। जब वो आएंगे तभी तो मैं स्कूल में जा पाऊंगी। तुम जाओ। बेटा, आज गुड़िया के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, तुझे वहाँ पर जाना होगा, नहीं तो वो गुड़िया को स्कूल में जाने नहीं देंगे। माँ, मेरी तरफ से वो वहीं मर जाए, परंतु मैं उसके पास बिल्कुल नहीं जाऊंगा। उसका चेहरा मैं कभी नहीं देखूंगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। वो तेरी बेटी है और तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। मेरी तरफ से वो भाड़ में जाए, मैं उससे प्यार नहीं करता।
पैदा होते ही तो अपनी माँ को खा गई थी। गुड़िया स्कूल के बाहर अपने पिता सोनू चिड़े का इंतजार करती रहती है, परंतु सोनू चिड़ा उसे लेने वहाँ पर नहीं आता। कुछ देर में गुड़िया की दादी ही उसे लेने वहाँ पर आती हैं और उसे लेकर वापस घर आ जाती हैं। गुड़िया बहुत ज्यादा उदास थी। ऐसे ही समय बीतता रहता है और गुड़िया अब बड़ी हो जाती है। गुड़िया की शादी की उम्र हो चुकी थी। पिताजी आखिर कब तक मुझसे नफरत करेंगे? मुझे माफ भी कर दो। ये मैं आपके लिए पानी लाई हूँ, पानी पी लीजिए पिताजी। अरे तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। तो फिर तुम्हारे पंखों से लाया हुआ पानी कैसे पीऊंगा? पिताजी कुछ ही दिनों में मेरी शादी है, अब तो मेरी शक्ल देख लो। अरे तेरी शादी हो या फिर तू मर जाए, मैं तेरी शक्ल कभी नहीं देखूंगा। गुड़िया सारी उम्र अपने पिता का प्यार पाने के लिए तरसती रही, परंतु उसका पिता उससे बस नफरत ही करता रहता था। बेटी कल तेरी शादी है, परंतु तेरे बाप को अभी भी दया नहीं आती कि आखिरी बार ही तेरी शक्ल देख ले। दादी मैं जानती हूँ मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बस वो मेरी शक्ल नहीं देखते तो क्या हुआ, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ दादी। ऐसे गुड़िया की शादी हो जाती है। सोनू चिड़ा तो गुड़िया की शादी में भी नहीं आता। गुड़िया शादी होकर अपने घर चली जाती है, परंतु उसके ससुराल वाले बहुत ज्यादा दुष्ट थे। उसका पति हर समय उसे ताने दिया करता था। अरे लेकर ही क्या आई थी तुम अपने बाप के घर से, जो यहाँ इतने ठाट बाट से रहती हो? तुम्हारा बाप सोनू चिड़ा किसी काम का पक्षी नहीं है, एक नंबर का भुलक्कड़ और बेवकूफ है। तुम्हें कुछ भी नहीं दिया और मुंह उठाकर यहाँ भेज दिया। देखो मैंने आज तक तुम्हारी हर बात सुनी है, परंतु मेरे पिता के बारे में कुछ मत कहना, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। तुमने अपनी बेटी के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, जिंदगी भर उसे प्यार नहीं दिया पिता का, और अब उसकी शादी होने के बाद भी तुम उसका चेहरा नहीं देख पा रहे। तुम जल्द से जल्द उसका चेहरा देख लो, नहीं तो तुम कभी भी उसका चेहरा नहीं देख पाओगे। सोनू चिड़ा ख्वाब देख रहा था, वे उठ जाता है। हाँ, मैंने बहुत गलत किया, जिंदगी भर अपनी बेटी को पिता का प्यार नहीं दिया। मीनू चिड़िया ने मुझे सही समझाया है, मुझे अपनी बेटी के पास जाना होगा। कल सुबह होते ही मैं अपनी बेटी से मिलने जाऊंगा। परंतु रात के समय ही गुड़िया के पति और उसकी लड़ाई हो जाती है। गुड़िया का दुष्ट पति गुड़िया को आग लगा देता है और बेचारी गुड़िया उसी आग में जल कर मर जाती है। सुबह के समय जब सोनू चिड़ा अपनी बेटी गुड़िया के पास पहुंचता है, तो वहां पर पुलिस ने गुड़िया के पति को पकड़ा होता है और पता चलता है कि गुड़िया अब इस दुनिया में नहीं रही। कितना बदनसीब पति और कितना बदनसीब बाप हूँ मैं अपनी पत्नी के साथ भी ज्यादा समय नहीं गुजार पाया और जिंदगी भर मैंने अपनी बेटी को प्यार नहीं दिया और उसका चेहरा जिंदगी भर नहीं देख सका। सर बस मुझे एक बार मेरी बेटी का चेहरा दिखा दो, मुझे सुकून मिल जाएगा। देखिए हम आपकी बेटी का चेहरा आपको बिल्कुल नहीं दिखा सकते, क्योंकि आपकी बेटी का चेहरा बहुत बुरी तरह से जल चुका है। बहुत ज्यादा बदनसीब बाप हूँ मैं, जीते जी अपनी बेटी का चेहरा नहीं देख पाया और अब मरने के बाद भी मैं उसका चेहरा नहीं देख सकता। कितना ज्यादा जालिम बाप हूँ मैंने अपनी बेटी पर जिंदगी भर अत्याचार किया, उसे कभी पिता का प्यार नहीं दिया। बेटी मैं तो तुझसे माफी मांगने आया था, परंतु ये क्या हो गया? अपनी पत्नी के बाद अपनी बेटी की मृत्यु का सदमा सोनू चिड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाता और हर समय उसकी यादों में ही रहता था। सोनू चिड़ा ऐसे पागल हो जाता है। सोनू चिड़ा अब जब भी किसी छोटी बच्ची को देखता तो उसे गुड़िया समझकर उससे माफी मांगने लगता। प्यारे बच्चों, कल होली है, परंतु कोई भी बच्चा कल रंग लेके नहीं आएगा, क्योंकि रंग हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं। अरे मिस, अगर हम रंग लेके नहीं आएंगे तो फिर हम होली कैसे खेलेंगे? रंग के बिना तो हम होली खेल ही नहीं सकते।
बच्चों, आजकल जो रंग मिलते हैं वो हम सबके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हैं, क्योंकि उसमें केमिकल मिला होता है। इसीलिए कल कोई भी रंग लेके नहीं आएगा। अगर किसी के पास भी मास्टर कालू कौवे जी ने रंग देख लिया तो वो उसकी बहुत पिटाई करेंगे। अरे कुकू, ये क्या बात हुई? हम रंग लेके नहीं आएंगे तो फिर हम होली कैसे खेलेंगे? ये तो बहुत बुरी बात है। हाँ गुड़िया, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, परंतु तुम जानती हो ना कालू कौवा मास्टर कितना जोरों से मारता है। मैं तो उससे पिटना नहीं चाहता, इसीलिए मैं रंग लेके नहीं आने वाला। मीनू मिस, मैंने फूलों को तोड़कर उनसे रंग बनाया है। मैं तो वो रंग ला सकता हूँ ना स्कूल में। अरे वाह राजू कवि, तुमने फूलों से रंग बनाया है। ऐसा रंग तो हम सबके लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं होगा। तुम वो रंग कल स्कूल में ले आना, हम सब उससे ही होली खेलेंगे। ठीक है मीनू मिस, कल मैं वो रंग लेकर आऊंगा और सभी बच्चों के साथ होली खेलूंगा। वाह, कितना मजा आएगा। राजू कवि, तुम तो सबको रंग लगा दोगे, परंतु तुम पे जो भी रंग लगाएगा तुम पे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम इतने काले कलूटे जो हो। गलत बात गुड़िया, किसी को ऐसे नहीं बोलते। बिला वजह किसी का भी मजाक नहीं उड़ाते। चलो राजू कौवे को सॉरी बोलो। सॉरी राजू कौवे। अरे गुड़िया, इस राजू कौवे की वजह से तो तुम्हारी आज पूरी क्लास में बेइज्जती हो गई। तुमने इसको क्यों काला कलूटा बोला? अरे तो ये काला कलूटा है तो इसको काला कलूटा ही कहूंगी ना। तुम ठीक कह रहे हो, इसकी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हो गई है। मैं इससे अब बदला लेकर रहूंगी। हाँ गुड़िया, तुम देखना, हम दोनों मिलकर इस राजू कौवे को सही का सबक सिखाएंगे। हाँ कुक्कू, इस राजू कौवे ने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी। अब तुम देखना कल इसके साथ क्या होता है। बच्चे नादान होते हैं, उन्हें समझ नहीं होती कि वे क्या कर रहे हैं। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है और दोनों बच्चे स्कूल से बाहर आ जाते हैं। अरे गुड़िया, वो देखो गाय। उस गाय को देखकर मुझे कुछ आइडिया आ रहा है। अरे कुकू, सब कुछ छोड़ो और उस राजू कौवे को सबक सिखाने के बारे में ही सोचो। अरे गुड़िया, मैं उसी बारे में तो सोच रहा हूँ। ऐसा आइडिया मिला है कि अब तुम राजू कौवे से अपनी बेइज्जती का बदला ले लोगी। अरे वाह, ऐसा क्या आइडिया है कुकू? जल्दी जल्दी बताओ। गुड़िया, वो देखो, उस गाय ने गोबर दिया है। हम वो गोबर उठाकर अभी अपने पास रख लेते हैं। फिर कल जब छुट्टी होगी स्कूल की तो हम वो गोबर राजू कौवे के लगा देंगे। फिर बहुत मजा आएगा। अरे वाह कुक्कू, क्या आइडिया दिया है तुमने। तो फिर ठीक है, अब कल छुट्टी के वक्त हम इस राजू कौवे के साथ गोबर की होली खेलेंगे। फिर सभी पक्षी इसको देखकर बहुत हंसेंगे। फिर क्या था, गुड़िया और कुक्कू उस गाय के पास से गोबर उठा लेते हैं और उस गोबर को अपने बैग में छुपा कर रख लेते हैं। फिर अगले दिन सभी बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं। आज होली का दिन था। मीनू चिड़िया और बाकी सब बच्चे राजू कौवे के लाए हुए रंग से होली खेल रहे थे। बच्चों, बुरा न मानो होली है। 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 सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे और सभी मजे से होली खेल रहे थे। राजू कौवे, अब तो हम दोनों ने साथ होली भी खेल लिए। अब तो तुम हमारे पक्के दोस्त बन जाओ। हाँ, बन जाओ, हमारे पक्के दोस्त बन जाओ। ठीक है गुड़िया कुक्कू, मैं तुम दोनों का दोस्त बन जाता हूँ। मैं तो कब से यही चाहता था कि मैं तुम दोनों का दोस्त बन जाऊँ, परंतु तुम ही मुझसे लड़ती रहती थी। आज से हम दोनों पक्के दोस्त हैं। ठीक है राजू कवि, आज से हम दोनों पक्के दोस्त हैं। तुम छुट्टी के समय मुझे मिलना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। स्कूल की छुट्टी का टाइम हो जाता है और राजू कौवा फौरन से गुड़िया और कुक्कू के पास पहुंच जाता है। गुड़िया ने अपने पंख में गोबर छुपाया हुआ था। राजू कौवे, बुरा न मानो, गोबर वाली होली है। गुड़िया भी राजू कौवे को गोबर लगाने ही वाली थी कि तभी उसकी टांग फिसलती है और वह पास ही के एक बड़े से गड्ढे में गिर जाती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो। राजू कौवे, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो। कुक्कू, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो। तभी राजू कौवा जल्दी से मीनू चिड़िया के पास जाता है और उसे बुलाकर फौरन से गुड़िया के पास ले आता है।
मीनू चिड़िया जल्दी से गुड़िया को गड्ढे से बाहर निकाल लेती है। गुड़िया, तुम बहुत ज्यादा शरारती हो गई हो। देखा तुमने, आज राजू कौवे के साथ मस्ती करने के चक्कर में तुम आज खुद गड्ढे में गिर गई। तुम इस राजू कौवे को गोबर लगाना चाहती थी और ये राजू कौवा ही है जो मुझे बुला के लाया है, क्योंकि ये तुम्हें अपनी दोस्त मानता है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। राजू कौवे, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मैं समझ गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मस्ती करती हूँ। मैं अब से तुम्हारी पक्की दोस्त बन के रहूँगी। गुड़िया, कोई बात नहीं, आज से हम दोनों सच्चे वाले पक्के दोस्त हैं। ऐसे उन दोनों बच्चों की आपस में दोस्ती हो जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। सोनू चिड़े, बस बहुत हो गया। अब जब तुम मेरे सारे पैसे मुझे वापस करोगे तभी मैं तुम्हें ये तुम्हारी जमीन वापस करूंगा। उल्लू सेठ, दया करो, मेरे पास बस ये जमीन ही है जिस पे खेती करके मैं अपने परिवार का गुजारा करता हूँ और तुम मुझसे ये जमीन भी छीन रहे हो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। अब से तुम्हारी ये जमीन मेरी हो चुकी है। जाओ, जाकर पैसे का इंतजाम करो, नहीं तो मैं कोई अच्छा सा ग्राहक देख के इस जमीन को अच्छे दामों बेच दूंगा। उल्लू सेठ, मैंने तुम्हारे आधे पैसे तो तुम्हें लौटा दिए हैं, परंतु तुम उन पैसों पर इतना ब्याज लेते हो कि मैं तुम्हारे पूरे पैसे कभी तुम्हें लौटा ही नहीं पाता। वो सब मुझे नहीं सुनना। अगर ये जमीन तुम्हें वापस चाहिए तो जल्द से जल्द पैसे लेकर आओ, वरना इस जमीन को भूल जाओ। उल्लू सेठ जमींदार पक्षी था। पक्षियों से झूठ कपट करके उनकी जमीनें हथियाना उल्लू सेठ का रोज का काम था। उल्लू सेठ ने बेचारे सोनू चिड़े की जमीन पर भी कब्जा कर लिया था। मीनू चिड़िया, अब क्या होगा? हम अपना जीवन कैसे गुजार पाएंगे? मेरे पास एक जमीन थी जिस पर मैं खेती करके घर चला रहा था, परंतु उल्लू सेठ ने अब उस जमीन पर भी कब्जा कर लिया है। सोनू, हमारे पास तो अब इतने पैसे भी नहीं बचे कि मैं कुछ भोजन लाकर बच्चों को खिला दूं। मीनू चिड़िया, तुम चिंता मत करो। भले से आज रात हम दोनों भूखे सो जाएं, परंतु अपने बच्चों के लिए मैं कैसे भी करके भोजन लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर सोनू चिड़ा निकल जाता है और जंगलों में जाकर एक दरख्त से लकड़ी काटने लगता है। सोनू चिड़ा काफी सारी लकड़ियां काटता है और फिर उन लकड़ियों को उठाकर बाजार में जाकर बेच कर आता है। लकड़ियां बेच के जो थोड़े से पैसे मिलते हैं, सोनू चिड़ा उनसे अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आता है। माता पिता अपने बच्चों को भोजन खिला देते हैं, परंतु खुद खाली पेट ही बच्चों के साथ सो जाते हैं। अब सोनू चिड़ा रोजाना ऐसा ही करने लगा। वे रोज सुबह निकल जाता और जंगल में जाकर किसी भी दरख्त से लकड़ियां काटने लगता। काश उल्लू सेठ से मुझे मेरी वो जमीन वापस मिल जाती, तो उस पे खेती करके मैं अपने परिवार का अच्छे से गुजारा कर लेता। सोनू चिड़ा उदास होकर लकड़ियां ही काट रहा था कि तभी उसे पास ही से एक गाय के बच्चे की आवाज आती है। सोनू चिड़ा उस गाय के बच्चे के पास आता है तो वो देखता है वे गाय का बच्चा काफी ज्यादा घायल था। अरे बाप रे, ना जाने ये गाय का बच्चा अपनी माँ से अलग होकर ऐसे कैसे जख्मी हो गया। मुझे इसको फौरन अपने घर ले जाकर इसकी पट्टी करनी होगी, नहीं तो इसका काफी खून बह जाएगा। बेचारा गाय का बच्चा बस दर्द से चीखे ही जा रहा था। चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी अपने घर लेके जाता हूँ। मीनू चिड़िया तुम्हारी अच्छे से पट्टी कर देगी, तुम देखना, फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ऐसे सोनू चिड़ा उस गाय के बच्चे को लेकर अपने घर पहुँचता है। मीनू चिड़िया गाय के बच्चे को देखकर फौरन से उसकी जख्म पर पट्टी कर देती है। सोनू चिड़ी, बहुत अच्छा किया जो आप इस गाय के बच्चे को घर ले आए। मैंने इसकी पट्टी कर दी है, अब कुछ दिनों में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और फिर से दौड़ने भागने लगेगा। हाँ मीनू चिड़िया, ये बेचारा गाय का बच्चा बहुत ज्यादा जख्मी था और दर्द से चिल्ला रहा था। मुझसे देखा नहीं गया और मैं इसे उठाकर घर ले आया। परंतु सोनू चिड़े, हमारे पास तो खुद के खाने के लिए कभी कभी भोजन नहीं होता है, तो फिर हम इस गाय के बच्चे को क्या खिलाएंगे? अगर ये कुछ दिन भी हमारे साथ रहा तो ये तो भूख से मर जाएगा। इससे तो अच्छा होता कि ये अपनी माँ के साथ ही रहता। मीनू चिड़िया, चिंता मत करो, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। जैसे वो हम सबको भोजन दे रहा है, इस गाय के बच्चे के लिए भी भोजन दे देगा।
ऐसे मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा उस गाय के बच्चे को अपने पास ही रख लेते हैं। सुबह होते ही मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक ही रात में वे गाय का बच्चा बड़ा हो गया था और तो और वे पूरा सोने का बन चुका था। अरे अरे, ये तो चमत्कार है। ये बच्चा एक ही रात में इतना बड़ा हो गया और फिर पूरा सोने का कैसे बन गया? सोनू चिड़े, मुझे तो लगता है ये गाय हमसे प्रसन्न हो गई है क्योंकि आपने इसकी मदद की थी, तभी ये पूरी सोने की बन गई है। मीनू चिड़िया ने इतना कहा ही था कि तभी वे गाय वहाँ पर सोने का गोबर कर देती है। अरे, ये गाय तो सोने का गोबर कर रही है। अब हमारी सारी मुश्किलें ठीक हो जाएंगी। इस सोने के गोबर को बेच के हम अपना जीवन सुधार लेंगे। सोनू चिड़े, हमने किसी के साथ भी कभी बुरा नहीं किया, बस सबकी मदद ही की है। शायद इसी वजह से ये गाय हमसे प्रसन्न हो गई है और हमारी मदद के लिए यहाँ पर आई है। मीनू चिड़िया ने इतना कहा ही था कि तभी वे गाय सोने का दूध देने लग जाती है और पूरी बाल्टी सोने के दूध से भर जाती है। अरे हाँ मीनू चिड़िया, तुम ठीक ही कह रही हो। ये गाय हमसे प्रसन्न हो गई है, तभी तो ये हमारी इतनी मदद कर रही है। अब हमारा जीवन भी एकदम ठीक हो जाएगा। फिर क्या था, उसी समय सोनू चिड़ा भी गोबर और सोने की दूध की बाल्टी लेकर उल्लू सेठ के पास पहुंचता है। उल्लू सेठ, ये लो, ये सोना काफी ज्यादा है। जितने पैसे मैंने तुमसे लिए थे, इस सोने को बेच के उससे कई ज्यादा पैसे तुम्हारे पास आ जाएंगे। अब मेरी जमीन मुझे वापस कर दो। अरे वाह, कुछ दिनों के अंदर ही तुम इतना सारा सोना कहाँ से ले आए? कोई चोरी वोरी करी है क्या? अरे नहीं, मैंने एक गाय की मदद की थी तो वो गाय हमसे प्रसन्न हो गई है। अब वो रोज सोने का गोबर करती है और सोने का दूध देती है। अरे क्या, सोने का गोबर करने वाली गाय? मुझे वो गाय चाहिए। सोनू चिड़े, मुझे वो गाय ला के दो, तभी मैं तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस करूँगा। ठीक है उल्लू सेठ, मैं तुम्हें वो गाय ला के दे दूंगा, परंतु वो गाय मुझसे प्रसन्न हुई है, तुमसे नहीं। मैंने तुमसे जितना कहा बस उतना करो। जाओ, अपनी वो सोने का गोबर करने वाली गाय मुझे लाकर दे दो। फिर क्या था, सोनू चिड़ा वे गाय लाकर उल्लू सेठ को दे देता है। उल्लू सेठ बहुत लालची पक्षी था। वे अब दिन रात इंतजार करने लगता है कि गाय कब गोबर करेगी और वे उसे बेचकर कब बहुत ज्यादा अमीर बन जाएगा। परंतु उल्लू सेठ के पास आने के बाद वे गाय गोबर ही नहीं कर रही थी। अरे, मुझे पागल बना रहा है ये सोनू चिड़ा। ये गाय किसी काम की नहीं है। सोने का गोबर तो छोड़ो, ये तो गोबर भी नहीं कर रही। सोनू चिड़े से कहता हूँ कि अपनी गाय आकर वापस लेकर जाए, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। सोनू चिड़ा अपनी गाय वापस अपने घर पे ले आता है। घर आते ही गाय दोबारा से सोने का गोबर करने लग जाती है और सोने का दूध भी देने लग जाती है। सोनू चिड़ा और मीनू चिड़िया ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उस गाय के आने से सोनू चिड़े के जीवन के सारे मसले खत्म हो गए थे। सोनू चिड़ा और मीनू चिड़िया अब उस गाय के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सोनू चिड़ा जंगल में अपने परिवार के साथ रहा करता था। सोनू चिड़ा बहुत मेहनती और ईमानदार पक्षी था। वह पूरा दिन खेत में काम करता रहता था और वही कालू कौवा पूरे दिन चारपाई डाल के मजे से आराम करता रहता था। सोनू चिड़े की मेहनत की वजह से हर साल उसकी फसल बहुत ज्यादा अच्छी होती थी। बस इसी वजह से कालू कौवा और रानी कौवी उससे बहुत जलते थे। देखो देखो कालू, इस बार भी उस सोनू चिड़े और मीनू चिड़िया के खेत की फसल कितनी अच्छी हुई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो तो हमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो रानी कौवी, मेरा नाम भी कालू कौवा है। मैं खुद से ज्यादा अमीर सोनू चिड़े को कभी नहीं होने दूंगा। ऐसा वार करूंगा कि आसमान से जमीन पर आ गिरेगा वो। कालू, तुम बस बड़ी बड़ी बातें ही करते रहना, तुम देखना एक दिन वो हमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगा। बातें नहीं रानी कौवी, तुम देखना इस बार मैं क्या करता हूँ। सोनू चिड़े, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आप कहाँ थे? बहुत देर लगा दिया आपने आने में। अरे मीनू चिड़िया, मैं अपने खेत की फसल देख रहा था। मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। मुबारक हो, इस साल हमारी फसल सबसे ज्यादा अच्छी हुई है। अरे वाह सोनू, ये तो बहुत अच्छी बात है।
हाँ मीनू चिड़िया, मेरी मेहनत रंग लाई। अब इस फसल को बेच के हम अच्छी खासी कमाई कर लेंगे। ठीक है सोनू, परंतु हम वो पैसे फालतू खर्चों में नहीं उड़ाएंगे, बल्कि अपनी बेटी गुड़िया की शादी के लिए कुछ पैसे जमा कर लेंगे। अच्छा ठीक है मीनू चिड़िया, चलो अब मैं जाता हूँ, मुझे फसल की कटाई के लिए कुछ व्यवस्था करनी है। फिर ऐसा कह के सोनू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। और कालू कौवे, हम उस सोनू चिड़े की खेत की फसल बर्बाद करने के बजाय यहाँ पर क्या करने आए हैं? अरे रानी चुप करो, वो देखो सोनू चिड़े और मीनू चिड़िया की बेटी गुड़िया वहाँ पर खेल रही है। कालू, क्या तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है? इतनी दूर लाकर तुम मुझे उस मीनू चिड़िया की बेटी को खेलते हुए दिखा रहे हो। अरे मूर्ख रानी कवि, मेरी योजना के अनुसार हम उस मीनू चिड़िया की बेटी का अपहरण करके उसे कहीं छुपा देंगे। फिर ऐसे मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा बहुत परेशान हो जाएंगे। तब उनका ध्यान उनके खेत से हटके उनकी बेटी पर चला जाएगा और तभी हम अपना काम करेंगे। हम चुपके से जाकर सोनू चिड़े की पूरी फसल बर्बाद कर देंगे। कालू कवि, मैं तो तुम्हें मूर्ख समझती थी, परंतु तुम तो महा होशियार निकले। वाह भाई वाह, क्या बात है। फिर क्या था, दुष्ट कालू कौवा जाता है और पीछे से गुड़िया के सर पे एक डंडे से वार करता है, जिसकी वजह से गुड़िया वहीं पर बेहोश हो जाती है। कालू और रानी मिलके गुड़िया को अपने घर में एक जगह बंद कर देते हैं। सोनू सोनू, बहुत समय हो गया, मेरी गुड़िया अभी तक घर वापस नहीं आई। बस वो तो पास ही में खेलने गई थी, परंतु वो अभी तक वापस नहीं आई है। अरे मीनू चिड़िया घबराओ नहीं, गुड़िया यहीं कहीं खेल रही होगी, देखना अभी वो वापस आ जाएगी। सोनू, परंतु काफी समय हो गया है, मैं तो कब से उसका इंतजार कर रही हूँ, परंतु वो अभी तक नहीं आई है। मीनू चिड़िया, हो सकता है वो खेलते खेलते आज घर आना ही भूल गई हो। तुम चिंता नहीं करो, वो बस अभी घर आ जाएगी। परंतु तभी रानी कवि और कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर पे आते हैं। मीनू चिड़िया, अपनी बेटी गुड़िया को कहीं जाने मत देना। जंगल में बाहर एक बहुत खूंखार चील घूम रही है, जो सभी पक्षी के बच्चों को पकड़ पकड़ कर खा रही है। हाँ, बहुत बहुत तेज पंजे हैं उस चील के। अगर एक बार किसी को अपने पंजे में पकड़ ले तो फिर उसकी जान लेकर ही छोड़ती है। अरे आप दोनों ये क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी गुड़िया अभी तक घर नहीं आई है। अरे क्या लगता है, फिर तो तुम्हारी बेटी गुड़िया को वे चील अपने पंजों में दबाकर ले गई होगी। नहीं कालू कौवे, ऐसा नहीं हुआ होगा, हमारी बेटी बाहर ही खेल रही होगी। हाँ सोनू चिड़े, तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारी बेटी गुड़िया बाहर ही खेल रही होगी। इससे पहले कि उसे चील उठा के ले जाए, तुम दोनों जाकर उसे ढूंढो और घर पे लेकर आओ। कालू और रानी मीनू चिड़िया और सोनू चिड़े को अपने जाल में फंसाकर वहां से चले जाते हैं। मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वे जंगल में हर जगह जाकर अपनी बेटी गुड़िया को ढूंढने लगते हैं, परंतु गुड़िया तो उन्हें कहीं नहीं मिल रही थी। वहीं कालू कौवा और रानी कवि सोनू चिड़े के खेत में अपनी गाय को छोड़ देते हैं। दोनों गाय मिलके सोनू चिड़े की पूरी फसल को थोड़ी ही देर में बर्बाद कर देती हैं। कौवा और रानी कवि ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि सोनू चिड़े की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है और फिर वे वहाँ से अपने घर वापस चले जाते हैं। रानी, हो गया हमारा काम, सोनू चिड़े की पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब वो हमसे ज्यादा अमीर क्या, हमसे तो बहुत ज्यादा गरीब हो जाएगा। हाँ कालू, मान गई तुमको। क्या योजना बनाई है तुमने? हम दोनों ने मिलके उन दोनों को अपने जाल में ऐसा फंसाया कि वो तो परेशान होकर ही रह गए। हाँ रानी, चलो अब एक काम करते हैं, मीनू चिड़िया की बेटी गुड़िया को अब छोड़ देते हैं, इससे पहले कि उन्हें हम पर शक हो जाए। हाँ कालू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फिर क्या था, रानी कवि और कालू कौवा खुश होके मीनू चिड़िया की बेटी गुड़िया को छोड़ देते हैं। सोनू चिड़ा और मीनू चिड़िया अपनी बेटी को वापस पाकर बहुत खुश होते हैं, परंतु फिर कुछ ही देर में उन्हें खबर मिलती है कि उनके खेत की पूरी फसल खराब हो गई है। सोनू चिड़े, तुम उदास मत हो, शुक्र है कि हमारी बेटी मिल गई। ऐसी फसल तो हम फिर से मेहनत करके उगा लेंगे।
हाँ मीनू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो, परंतु मैंने बहुत मेहनत की थी। सोनू चिड़े, देखना, जिसने भी हमारे साथ ऐसा किया है उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, बहुत बुरा होगा उसके साथ। कालू कौवे, राजू कौवा कहाँ है? हमारा राजू कौवा कहाँ है? रानी मैं उसे पूरे जंगल में ढूंढ कर आया हूँ, परंतु हमारा राजू कौवा कहीं नहीं मिल रहा। आखिर कहाँ चला गया हमारा राजू कौवा? रानी कौवी और कालू कौवे का बेटा राजू कौवा कहीं नहीं मिल रहा था, क्योंकि कुछ ही समय पहले मामा बाबा तो किसी काम से बाहर गए हैं। चलो मैं भी जब तक बाहर जाकर खेल लेता हूँ। रानी कौवी और कालू कौवा सोनू चिड़े की फसल खराब करने गए थे और वहीं पीछे से राजू कौवा बाहर खेलने के लिए निकल जाता है। उस दिन उस जंगल में सच में एक खूंखार चील घूम रही थी। वे राजू कौवे को बाहर देख लेती है और बिल्कुल देरी नहीं करती, राजू कौवे को अपने पंजे में पकड़ के चील वहां से ले जाती है और अपना भोजन बना लेती है। रानी कौवी और कालू कौवा अपने घर में बैठे बहुत रो रहे थे, परंतु उनका बच्चा अब नहीं मिलने वाला था, क्योंकि वे तो चील का भोजन बन चुका था। वहीं कुछ दिनों बाद मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा मिलके अपने खेत में दोबारा से मेहनत करते हैं और उनकी फसल कुछ ही दिनों में दोबारा हरी भरी हो जाती है। रानी कौवी और कालू कौवे को अपने धोखे की सजा मिल चुकी थी, इसी कारणवश उन्होंने अपने बच्चे को गंवा दिया था। प्यारे दोस्तों, ये कहानी पक्षीपुर नामक जंगल की है, जहाँ कालू कौवा अपनी पत्नी रानी कौवी के साथ रहा करता था। कालू कौवा बहुत ज्यादा मूर्ख और भुलक्कड़ था। जंगल के कुछ पक्षी कालू कौवे की मूर्खता का फायदा उठा के उसे अक्सर बेवकूफ बना देते थे। वहीं दूसरी तरफ उसी जंगल में एक चालाक उल्लू सेठ भी रहता था, जो अपनी होशियारी और चालाकी से जंगल के पक्षियों को अक्सर ठगता रहता था। कालू कौवी, ये लो, ये कुछ पैसे और घास है। ये घास तुम हमारी गाय को खिला देना, वो भूखी होगी, और ये पैसे तुम मीनू चिड़िया की दुकान पर उसको दे देना। ठीक है मेरी पत्नी रानी कौवी, तुमने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। मैं अभी आता हूँ। परंतु कालू कौवा काफी भुलक्कड़ था। वह भूल जाता है कि रानी कौवी ने उसे क्या कहा था। रानी कौवी ने कहा था ये पैसे इस गाय को खिलाने हैं और ये घास मीनू चिड़िया को जाकर देनी है। हाँ, मुझे तो याद आ गया। ठीक है, ये पैसे इस गाय को खिला देता हूँ और ये घास जल्दी से मीनू चिड़िया की दुकान पर दे आता हूँ। फिर क्या था, कालू कौवा वे पैसे गाय के पास रखकर मीनू चिड़िया को घास देने के लिए चला जाता है। कुछ देर में कालू कौवा मीनू चिड़िया की दुकान पर घास लेके पहुंचता है। ये लो भाई मीनू चिड़िया, तुम्हारी घास। मैं तुम्हारी घास ले आया हूँ। अरे कालू भैया, कौन सी घास? मैंने तो आपसे कोई भी घास नहीं मंगाई थी, फिर आप कौन सी घास लेकर आ गए? अरे परंतु मेरी पत्नी रानी कौवी ने तो कहा था कि तुम्हें ये घास जाकर देनी है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास लेके आया हूँ। ये लो भाई, अपनी घास रख लो। नहीं कालू भैया, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। रानी कौवी ने परसों मुझसे कुछ उधार लिया था, इसीलिए उन्होंने उसके पैसे मुझे दिए होंगे। इस घास का मैं क्या करूँगी? अरे नहीं भाई, मैं कोई भुलक्कड़ या फिर मूर्ख हूँ जो ऐसे भूल जाऊंगा। रानी कौवी ने मुझे घास ही दी है। तुम ये घास अपने पास रखो और मुझे घर भी जाना है फिर। अरे मीनू चिड़िया, हमें भी सामान दे दो, हमें भी घर जाना है, बहुत देरी हो रही है। जी तोते भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपको आपका सामान देती हूँ। अरे भाई, सबको सामान देती रहना, पहले ये घास रख लो मेरी। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ फंस गई। ये भुलक्कड़ कालू कौवा तो मेरी पूरी दुकानदारी खराब कर रहा है। एक काम करती हूँ, इसकी घास रख लेती हूँ और इसको कुछ पैसे दे देती हूँ, फिर ये यहाँ से चला जाएगा। ठीक है कालू भैया, आप ये घास भी अपने साथ ले जाइए और ये पैसे भी ले जाइए और अपने घर जाइए जल्दी से। अरे नहीं मीनू चिड़िया, मैं बहुत दयालु पक्षी हूँ, मैं मुफ्त के पैसे किसी से नहीं लेता, तुम्हें ये घास तो रखनी ही होगी।
फिर क्या था, आखिरकार मीनू चिड़िया उस कालू कौवे की घास रखी लेती है और कालू कौवा वो पैसे लेकर वापस अपने घर चला जाता है। रानी, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, उस गाय को पैसे खिला दिए और मीनू चिड़िया को वो घास दे दी। देखो, उसके बदले में मीनू चिड़िया ने मुझे पैसे भी दिए हैं। अरे, ये क्या किया काले कौवे तुमने? मैंने तुम्हें कहा था कि पैसे मीनू चिड़िया की दुकान पर जाके उसको देना और घास गाय को खिलाना। भले गाय को भी कोई पैसे खिलाता है क्या? अरे हाँ, वही मैं सोचूं, भला इतने से पैसे में गाय का पेट कैसे भरेगा? अरे, मैं ही मूर्ख हूँ जो कालू कौवे को मैंने काम के लिए कहा। ये तो एक नंबर का भुलक्कड़ है। मुझे शाम के समय खुद ही चले जाना चाहिए था मीनू चिड़िया के पास। कालू कौवा तो बहुत ज्यादा भुलक्कड़ और मूर्ख था, परंतु वही उल्लू सेठ काफी होशियार था। वही जंगल के पक्षियों को ठगने के लिए योजना बना रहा था। किसको ठगूं? इस बार किस पक्षी को ठगूं? काफी समय हो गया है मैंने किसी पक्षी को बेवकूफ बनाकर उसके पैसे अंदर नहीं करे, परंतु अब मैं जरूर करूंगा। अभी जंगल में जाता हूँ और जो भी पहला पक्षी मुझे मिलेगा उसे बेवकूफ बनाकर मैं उसके सारे पैसे ऐंठ लूंगा। ऐसे ही उल्लू सेठ जंगल में उड़ता उड़ता किसी पक्षी को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे तोता नजर आता है। वे तोते के पास आता है। अरे मिट्ठू तोते, कहाँ जा रहे हो? बड़ी जल्दी में लग रहे हो और मैंने सुना है आजकल तुम्हारी पत्नी भी अपने मैके गई हुई है, तो अकेले कैसे रहते हो घर में? अरे उल्लू सेठ, अब क्या बताऊं, पत्नी के जाने से बड़ी सुकून की जिंदगी हो गई है। बस पूरे दिन सोते रहो और शाम को अपने दोस्तों में गप्पे मारने के लिए निकल जाओ। अरे वाह, परंतु तुम तो घर में अकेले हो, तुम्हारी पत्नी नहीं है, तो फिर तुम्हारे लिए भोजन कौन बनाता है? हाँ उल्लू सेठ, बस ये थोड़ी सी समस्या है। जब से पत्नी गई है मैं भोजन बाहर से लेकर ही खा रहा हूँ, इसीलिए सोचता हूँ कि अब जाकर अपनी पत्नी को वापस ही ले आऊँ। अरे ये क्या बात हुई? तुम्हारा दोस्त उल्लू सेठ अभी जिंदा है? तो मेरे घर चलो ना, मैं तुम्हें रोजाना अपनी पत्नी से स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनवा कर खिलाऊंगा। अरे, ये उल्लू सेठ बहुत ज्यादा होशियार है। अभी तो मुझे लालच दे रहा है भोजन की, परंतु घर जाकर ये मुझसे पूरे महीने के भोजन के पैसे एक साथ ऐंठ लेगा। अरे नहीं नहीं उल्लू सेठ, आजकल जरा मेरा पेट थोड़ा खराब है, तो इसीलिए मैं हल्का फुल्का खाना ही खाता हूँ। बस यहीं से खिचड़ी लेकर खा लेता हूँ तो मेरा पेट भी सही रहता है। लगता है ये तोता तो मेरी बातों में नहीं आने वाला, किसी और पक्षी को ही ठगने की तैयारी करता हूँ। फिर दोबारा से उल्लू सेठ जंगल में पक्षियों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। कुछ ही समय में उल्लू सेठ को भुलक्कड़ कालू कौवा नजर आता है। अरे, मैं इस मूर्ख कालू कौवे को कैसे भूल गया? जंगल का सबसे बड़ा भुलक्कड़ पक्षी तो यही है, इसे बेवकूफ बनाना तो सबसे आसान होगा। अरे कालू कौवे, ये देखो, मेरे पास एक अनमोल रत्न है, परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये असली है या नकली। मुझे इसकी अच्छी पहचान नहीं है, तुम इसकी पहचान करके मुझे बताओगे? अरे उल्लू सेठ, मुझे तो इस नगीने की सही पहचान नहीं है, परंतु मेरी पत्नी रानी कौवी को हर रत्न की अच्छी पहचान है। मैं उससे पूछ कर आता हूँ। हाँ, जाओ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अपनी पत्नी को यहीं पर ले आना। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर अपने घर पे पहुँचता है। रानी, उल्लू सेठ ने मुझे एक अनमोल रत्न दिखाया था। वो मुझसे उसकी पहचान करने का कह रहे थे, परंतु मैंने कह दिया मुझे इन चीज़ों की पहचान नहीं है, बल्कि मेरी पत्नी रानी कौवी को रत्नों की ज़्यादा पहचान है। अरे कालू, वे उल्लू सेठ बहुत ज्यादा चालाक है। वह तुम्हें जरूर ठगने के लिए कोई नई योजना बनाकर आया है। रानी, परंतु मैंने उसे कह दिया है कि मेरी पत्नी को अनमोल रत्न की बहुत पहचान है और उसने कहा है कि मैं तुम्हें उसके पास लेकर आऊं। वो मेरा इंतजार कर रहा है। एक काम करो कालू कौवे, उस उल्लू सेठ को यहीं पर लेकर आ जाओ। मैं भी देखती हूँ वह मुझे बेवकूफ कैसे बनाता है। फिर क्या था, कालू कौवा उल्लू सेठ के पास जाता है और उल्लू सेठ को लेकर अपने घर पे आ जाता है। ये देखो रानी कौवी, ये अनमोल रत्न है मेरे पास। अब तुम इसकी पहचान करके मुझे जल्दी से बता दो।
रानी कौवी उस रत्न को लेके दीवार पर रगड़ने लगती है। रगड़ते ही रानी कौवी समझ जाती है कि वह अनमोल रत्न नहीं बल्कि नकली रत्न है। अरे उल्लू सेठ, ये रत्न तो किसी काम का नहीं है, ये तो नकली है। ये लो अपने रत्न वापिस। अरे हाँ हाँ, ये रत्न तो नकली है, परंतु जो रत्न तुम्हारे पति ने मुझसे लिया है वो रत्न बिल्कुल असली था। वो रत्न मुझे वापस करो। अरे उल्लू सेठ, मैंने तुमसे कोई भी रत्न नहीं लिया, बल्कि तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही रत्न था। अच्छा लालची पक्षियों, तुम दोनों ने मिलके मेरा रत्न चुरा लिया है, परंतु मैं तुम दोनों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तोते महाराज के पास लेकर जाऊंगा तुम दोनों को। उल्लू सेठ अपना रत्न अपने घर में छुपा देता है और फिर कालू और रानी को लेकर तोते महाराज के पास पहुंचता है। अरे कालू कौवे, बताओ तुमने उल्लू सेठ का वो कीमती रत्न क्यों लिया और इसे वापस भी नहीं कर रहे? तोते महाराज, ये उल्लू सेठ झूठ बोल रहा है। इसके पास बस एक ही रत्न था, वही हमने लिया था और इसे वापस भी कर दिया है। और तो और वे रत्न तो बिल्कुल नकली था। हाँ तोते महाराज, पूरे जंगल के पक्षी जानते हैं कि ये उल्लू सेठ कितना ज्यादा चालाक और होशियार है। सब पक्षियों को ऐसे ही पागल बनाता है ये। तो फिर ठीक है, अब जिसके घर से भी वो अनमोल रत्न मिलेगा, फैसला हो जाएगा कि वही चोर है। अरे बाप रे, ये मैंने क्या किया? अपने घर में ही वो रत्न छुपा दिया। मैं तो उल्टा ही फंस गया। अब मेरे घर से वो अनमोल रत्न मिल जाएगा और मैं चोर साबित हो जाऊंगा। फिर जंगल का कोई भी पक्षी मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। फिर क्या होना था, उल्लू सेठ के घर से वो अनमोल रत्न मिल जाता है और फिर उल्लू सेठ चोर साबित हो जाता है। तोते महाराज उसको बंदी बना लेते हैं। रानी कौवी भी अपने घर के सारे काम अब खुद करती थी, कालू कौवे से कुछ भी नहीं कराती थी। इसी कारण कालू कौवे ने भी अब बेवकूफियां करना बंद कर दी थी।